नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे पाठ जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का संदेश देता है और उसका नाम है सादगी, जिसे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और यह मोहनदास करमचंद गांधी जी के एक उपन्यास जो उन्होंने खुद ने लिखा था, सत्य के प्रयोग से लिया गया है। यह पाठ हमें सिखाता है कि महानता दिखावे से नहीं बल्कि सरलता और आत्मनिर्भरता से आती है। और यह महात्मा गांधी ने अपने ही जीवनों के ऊपर, अपने जीवन की जो आधारित घटनाएं हैं उनके ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इस रचना में जो लेखक है महात्मा गांधी जी, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में खर्च कम करने, स्वयं काम करने और दूसरों पर निर्भरता घटाने का निर्णय लिया। और यह केवल कपड़े धोने या कॉलर साफ करने की ही कहानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, स्वावलंबन और चरित्र निर्माण की गहरी शिक्षा है। इसलिए तो यह हम विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है कि हम इस बात से कुछ न कुछ सीखकर अपने जीवन में इसे उतार सके। तो आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं, केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए भी। और बाकी अदर जो चैप्टर्स है आपको आपके सिलेबस के, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को अभी शुरू करते हैं। घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च घटाना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी अधिक जान पड़ा। दूसरे वह वक्त पर कपड़े न देता था। इसे 2-3 दर्जन कमीजों और इतने ही कॉलरों से भी मेरा काम न चलता था। कॉलर रोज बदलता, कमीज रोज नहीं तो एक दिन बीच में देखकर बदलता था। इसे दोहरा खर्च पड़ता था। यह मुझे बेकार लगा, अतः धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई कला पर पुस्तक पढ़कर धोना सीखा। पत्नी को भी सिखाया। काम का बोझ कुछ बड़ा तो जरूर, पर नई चीज़ थी, इसे करने में मजा आया। अब इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो महात्मा गांधी जी जब घर बसाते हैं तब वे अपने खर्चों को कम करने का प्रयास शुरू करते हैं। विशेष रूप से धोबी का खर्च उन्हें अधिक लगा तो उन्होंने शुरुआत उसी से की। वे सोचते हैं कि बार बार कपड़े धुलवाना और कॉलर बदलना अनावश्यक खर्च है, इसलिए वे स्वयं कपड़े धोने का निर्णय लेते हैं। वे धुलाई की पुस्तक पढ़कर यह कार्य सीखते हैं और अपनी पत्नी को भी सिखाते हैं। और यहाँ पे गांधी जी एक छोटा सा संदेश देते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और छोटा काम करने में भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना वो भी तो सोच सकते हैं कि मैं क्यों कपड़े धुलूं, ये मेरा काम थोड़ी ना है ना। तो उन्होंने इसमें भी ये किया कि ना तो हमें कोई काम छोटा बड़ा करना चाहिए और किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, मेरा पहला अपने हाथों धोया हुआ कॉलर तो मुझे कभी ना भूलेगा। उसमें माड़ी अधिक लग गई और इस्त्री काफ़ी गर्म नहीं थी। कॉलर जल जाने के डर से इस्त्री को भली भांति दबाया नहीं। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से माड़ी झड़ा करती थी। वही कॉलर लगाकर मैं कचहरी गया और वह बरिस्तरों के विनोद का साधन बन गया। पर ऐसा मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में यथेष्ट थी। कॉलर धोने का यह पहला ही मौका है, इसलिए इससे माड़ी झड़ती है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं होती और आप सब लोगों के लिए इतनी दिल्लगी का सामान जुटा दिया, सो घाटे में नहीं रहा। मैंने यह कैफियत दी। तो जब उन्होंने पहली बार स्वयं कॉलर धोया तो उसमें माड़ अधिक लग गया और इस्त्री ठीक से नहीं हो पाई। तो परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या हुआ कि कॉलर थोड़ा कड़ा और असामान्य सा दिख रहा था। तो जो कचहरी में लोग हैं ना, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे शांत ही रहते थे और बताते थे कि उनका पहला प्रयास है, इसकी वजह से उनसे ऐसी गलतियाँ होते जा रही है और उनको आदत ही नहीं इन सब छोटी मोटी इससे। और उनका यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि गलतियाँ तो होती रहती है और गलती से कभी घबराना नहीं है, बल्कि हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे कि उन्होंने कितनी शांति से उस समय उस चीज़ को उन्होंने उसका सामना किया। अब हम आगे देखते हैं। एक मित्र ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल है? यह धोबी का खर्च मुझे तो असह्य लगता है। जितनी कॉलर की कीमत उतनी धुलाई दो और ऊपर से धोबी की गुलामी भी करो। इससे तो मैं अपने हाथ से धो लेना अधिक अच्छा समझता हूँ। स्वावलंबन की यह खूबी मैं मित्रों को न समझा पाया।
मैं कह सकता हूँ कि अंत में धोबी के धंधे में अपने काम भर की कुशलता मैंने प्राप्त कर ली। घर की धुलाई धोबी की धुलाई से किसी तरह घटिया नहीं थी। कॉलर की शक्ति और चमक भी धोबी के धोए कॉलर से 19 न थी। तो बात ऐसी थी कि एक मित्र ने वही हंसी मजाक में पूछ लिया कि क्या धोबियों का अकाल पड़ गया है जो आप लोग अपने ही हाथ से धुल रहे हैं। तो लेखक जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने उत्तर दिया कि धोबी का खर्च उन्हें अनुचित लगता है। वे कहते हैं कि जितनी कीमत कॉलर की है उतना ही खर्च धुलाई में देना पड़ता है, इसलिए वे अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं और उसी चीज़ को उचित समझते हैं। यह केवल पैसे की बचत नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना है कि भाई अपना काम हम खुद कर सकते हैं। और साथ ही साथ समय के साथ उन्होंने धुलाई में कुशलता प्राप्त कर ली थी। तो अब उनकी जो धुलाई है वो धोबी के धुलाई से किसी प्रकार से कम नहीं थी। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे कि उन्होंने अभ्यास किया तो उसी से जो उनकी दक्षता है कपड़े धोने में उन्हें दक्षता मिलने लगी। मतलब उनका जो काम है कपड़े धोने का धीरे धीरे अच्छा होने लगा, उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं था। अब हम आगे देखते हैं। गोखले के पास स्वयं महादेव गोविंद रानादे की प्रसाद स्वरूप एक चादर थी। चादर को बड़े ही जतन से रखते थे और विशेष अवसरों पर ही काम में लाते थे। तो आगे हम देखते हैं कि जोहान्सबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था वह सम्मेलन का महत्वपूर्ण अवसर था। दक्षिण अफ्रीका में यह उनका बड़े से बड़ा भाषण था, अतः उस अवसर पर उन्हें उस चादर का उपयोग करना था। उसमें सिकन पड़ी हुई थी और उस पर इस्त्री करने की आवश्यकता थी। तो धोबी को बुलाकर तुरंत इस्त्री करा देना संभव न था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने की इजाज़त मांगी। तो फिर आगे कहते हैं गोखले जी, आपकी वकालत का तो मैं विश्वास कर लूँगा, पर इस चादर पर अपनी धोबीगिरी दिखाने की इजाज़त मैं आपको नहीं दे सकता। इस चादर पर आपने दाग लगा दिया तो इसकी कीमत आप जानते हैं। यह कहकर बड़े उल्लास से प्रसाद की कथा मुझे कह सुनाई। मैंने फिर प्रार्थना की और दाग न पड़ने की जिम्मेदारी ली। मुझे इस्त्री करने की अनुमति मिली। मुझे अपनी कुशलता का सर्टिफिकेट मिल गया। अब दुनिया मुझे सर्टिफिकेट न दे तो उससे क्या होता है। जैसे धोबी की गुलामी से छूटा वैसे ही नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सभी हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं। मतलब कि अच्छा यहाँ तक उनका इसका कुशलता का सर्टिफिकेट मिल गया कि अच्छा वो अब अच्छी तरीके से धोबीगिरी कर सकते हैं। मतलब अपने जो नॉर्मल अपने डेली यूज़ के कपड़े हैं है ना, उनको अच्छे से इस्त्री कर सकते हैं, अच्छे से धुल सकते हैं, है ना। उन्होंने अपनी खुद की जिम्मेदारी ली कि भाई अब दाग नहीं लगेगा और उन्हें उसकी अनुमति मिल गई। तो फिर उन्होंने सफलतापूर्वक इस्त्री कर दी और यहाँ पे उनके आत्मविश्वास की जीत होती है। जैसे कि अब उन्हें लगने लगा कि वो धोबी की गुलामी से मुक्त हुए हैं, वैसे ही मानसिक गुलामी से भी मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है उनका दूसरा प्रसंग शुरू होता है कि जैसे वो धोबी की गुलामी से छूटे वैसे ही अब नाई की गुलामी से छूटने का उनके पास मौका आ गया था। तो हम आगे देखते हैं। जैसे हजामत तो विलायत जाने वाले सभी हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर बाल छटाई कोई सीखता हो इसका ख्याल मुझे नहीं है। प्रिटोरिया में एक बार एक अंग्रेज हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार किया और इनकार करते हुए जो अपमान किया वह घाटे में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा और बाल काटने की कल खरीद ली। घर आकर शीशे के सामने खड़े होकर बाल कतरे। जैसे तैसे बाल कट तो गए पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे नहीं कटे। कचहरी में खूब कहा लगा, तुम्हारे सिर पर चूहा तो नहीं चढ़ गया था। मैंने कहा, नहीं जनाब, मेरे काले सिर को सफ़ेद हज्जाम कैसे छुए, इसलिए जैसे तैसे अपने हाथ से काटे बाल मुझे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज हज्जाम ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया था। हज्जाम यहाँ पे बाल काटने वालों को कहा गया है और कारण क्या था कि वो जो भारतीय लोग हैं उनके बाल नहीं काटता था। मतलब वहाँ पे सीधा सीधा नस्लीय भेद होता था, भेदभाव करते थे, रेसिज्म। लेखक दुखी तो जो महात्मा गांधी थे वो दुखी तो हुए लेकिन टूटे नहीं। वे बाजार गए और बाजार से बाल काटने की जो कल होती है जिससे बाल काटते थे वो खरीद के लाए और आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने बाल स्वयं ही काटे। तो पीछे उनका हाथ नहीं पहुंचा, तो जो पीछे के बाल है वो टेढ़े मेढ़े ही रह गए। तो जब वो कचहरी में गए तो लोग बहुत हंसे उनके ऊपर
और उनसे पूछा क्या कि सिर पे चूहे कूद गए क्या तुम्हारे? तो उन्होंने शांत होकर उत्तर दिया कि नहीं, काले सिर को गोरे हजाम से छूना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने स्वयं ही काट लिए। बल्कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा सा व्यंग मारा और अपने आत्मसम्मान को दिखाया भी कि मेरी भी कोई चीज़ है, मेरे काले बालों को कोई गोरा कैसे छू सकता है ना। और आगे फिर वो ऐसे कहते हैं कि भारत में भी ऊंच नीच की भावना है, उच्च जाति के लोग अछूतों के बाल नहीं काटते, इसलिए वे कहते हैं कि जो व्यवहार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिला वो कहीं ना कहीं भारत में भी मौजूद ही है। आगे हम देखते हैं। और फिर उस उत्तर से मित्रों को अचरज नहीं हुआ। सच पूछे तो उस हजाम का कोई दोष नहीं था। वो काले चमड़े वालों के बाल काटने लगे तो उसकी रोजी मारी जाए। हमें लोग कहा अपने अछूतों के बाल उच्च वर्ण के हिंदुओं के हजामों से काटने देते हैं। इसका बदला मुझे दक्षिण अफ्रीका में एक नहीं अनेक बार मिला है और यह हमारी करनी का फल है। मेरा यह विश्वास होने के कारण इस बात से मुझे कभी रोष नहीं हुआ। यहाँ पे लास्ट में लिखा है सत्य के प्रयोग से। तो जो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे उपन्यास लिखा है सत्य के प्रयोग, वहाँ से लिया गया है और इसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। और जो यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ है उसे में यही है कि जब अपने इंडिया में हम यहाँ पे रेसिज्म करते हैं और कास्ट के बेसिस पे हम लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वही चीज़ अगर उनके साथ साउथ अफ्रीका में हो रही है तो उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। जो यहाँ पे हम करते हैं उसी का बदला उन्हें वहाँ पर मिल गया था। और ये तो तब की बात थी, तब तो बहुत ज़ोर से होता है और आज की जो सदी है आज भी सेम चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से भेदभाव अभी भी हमारे देश में जारी है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के पहले से लेके अब तक के इतना साल हो गया तो थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, पर उतना भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। आज भी लोग प्राउडली अपने कास्ट को फ्लेक्स करते हैं कि हम जात है, हम गुज्जर है, हम ये है, हम वो है, और जो निचली जाति है उनके साथ कैसा तो बिहेव करते हैं। तो अभी भी बदला नहीं है। खैर, तो आई होप गाइस कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया हो। अगर कहीं पे कोई डाउट हो और कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको बाकी चैप्टर के नोट्स चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।